नमस्कार। दुनिया आज एक जो कहें कि सबसे बड़ा संकट उसके सामने है, वो संकट है जो एक वायरस है जिसने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है और दुनिया को इसका रास्ता नहीं मिल रहा है। बड़े-बड़े देश, बहुत जो ताकतवर देश हैं, जिनके पास हर तरह की सुविधा थी, सब कुछ जिनके पास था, वो भी आज घुटनों पर है। हमारा देश भारत भी इससे जूझ रहा है और दुनिया के लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इस पर काबू पाने में सफलता हासिल की है और उन देशों में न्यूजीलैंड का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। अभी उन्होंने 8 तारीख को ये घोषित किया कि अब कोई भी कोरोना का पेशेंट, कोई भी संक्रमित व्यक्ति उनके यहाँ नहीं है। और ये सफलता कैसे हासिल की, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ हो रही है। वहाँ की जो कहें कि पूरी सरकार है, वहाँ 4 बार के सांसद, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल के कमलजीत सिंह बख्शी साहब 4 बार के सांसद हैं और वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और हम ये बातचीत करेंगे, हम आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आखिर न्यूजीलैंड ने ये जो किया है, पूरी तरह से केसेस खत्म कर दिए, ये कमाल कैसे कर दिखाया और वहाँ क्या कुछ अलग है जिससे लगता है आपको कि इतनी आसानी से वो काबू पा सकते? नमस्कार हर्षवर्धन जी और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी प्यार भरी नमस्कार। न्यूजीलैंड में रहने वाले सभी ही न्यूजीलैंडर्स जो हैं इस चीज़ से बहुत गर्व कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी कोरोना वायरस का एक्टिव केस नहीं बचा है। तकरीबन 1500 के करीब जो लोग थे वो इफेक्टेड हुए और 22 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें सबसे अहम चीज़ देखने वाली है कि जो यंगेस्ट जिनकी डेथ हुई उनकी एज 62 साल की थी। बाकी के सब 80 वर्ष के ऊपर उनकी एज थी। और जो अहम चीज यहाँ पे न्यूजीलैंड में देखने को मिली कि लोग जो थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे और उन्होंने पूरी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन किया। खासतौर पे हाइजीन का जो एक मुद्दा था उसके ऊपर बहुत पालन किया। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि अगर आप अपने बबल के अंदर रहते हैं, बबल का मतलब यहाँ पे था जो आपकी इमीडिएट फैमिली या जो भी आपके साथ रहते हैं उन लोगों के साथ अगर आप अपना टाइम बिताते हैं तो आपको इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बबल में कोई बाहर से नहीं एंटर होगा तो आपको वायरस आप तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। तो लोगों ने इस चीज को काफी गंभीरता से लिया, अपने बबल में रहे, अपने घरों में रहे, वो बिजनेस में थे तो उस जगह पे भी उस बबल में उन्होंने मेंटेन किया, हाइजीन का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग जो थी उसका भी पालन किया। इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान में लें और लोगों के द्वारा इसके ऊपर काफी, जिसे कहते हैं, क्लोजली वर्क किया गया, तो उसी का नतीजा है कि हमने तकरीबन 7-8 हफ्तों के बाद इस वायरस को भगाने में कामयाबी प्राप्त की। बख्शी साहब, एक जो बड़ा खूबसूरत सा आपने वहाँ आप लोगों ने परिभाषा दे दी कि अपनी बबल में रहिए, अपने परिवार में रहिए, यानी उनके बीच में जिनके साथ आप रह रहे हैं जो बाहर से नहीं आए। एक सवाल मेरा बनता है कि क्या न्यूजीलैंड लॉकडाउन की स्थिति में गया? कारोबार और जो खास करके ऐसी जगह जहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो कितना रोका गया? और जब 8 जून को न्यूजीलैंड ने कहा कि अब वहां एक भी कोरोना का संक्रमित व्यक्ति नहीं है, तो अब उसके बाद कैसी गतिविधियां हैं? और यही पहले जब था तो आपने क्या सब कुछ आप लोगों को रोकना पड़ा? किस तरह से आपने किया? क्योंकि अपने घर में है तब तो सुरक्षित है, लेकिन क्या कारोबार, अर्थव्यवस्था, पूरा जो जीवन था वो भी रुका था? बिल्कुल, यह एक बहुत ही, जिसका मेरे ख्याल से आपके श्रोता इस उत्तर को जानने के लिए इच्छुक होंगे। जो पहला केस था वो तकरीबन फरवरी के महीने के आखिर में आइडेंटिफाई किया गया था और मार्च के एंड में आकर सरकार के द्वारा काफी जोरों से लॉकडाउन जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की। क्योंकि हम ऑपोजिशन में हैं, मैं ऑपोजिशन की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से काफ़ी प्रेशर बनाया गया, क्योंकि हम शुरू से कह रहे थे कि क्योंकि हम एक आइसोलेटेड कंट्री हैं, आइलैंड कंट्री हैं,
कोई डायरेक्ट हमारा संपर्क किसी से नहीं है। जो भी कोई विदेश से आएगा वो ही इस वायरस को लेके आएगा। अगर हमने शुरू से ही अगर एयरपोर्ट के ऊपर इस चीज की निगरानी करने की शुरुआत कर दी होती तो ये 1500 केस भी हमारे यहाँ नहीं होने थे। पर जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। जब शुरू किया गया उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे थे ओवरसीज से, उनको पहले तो सेल्फ आइसोलेशन के लिए 14 दिन के लिए कहा गया। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं इंडिया गया हुआ था, 20 तारीख को जब वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट के ऊपर मेरे को निर्देश दिया गया कि आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। मैं अपने घर में ही अपने परिवार से दूर रहा, अपने बच्चों से दूर रहा। मैं और मेरी वाइफ दोनों एक कमरे में हमने तकरीबन 15 दिन काटे और भगवान की कृपा से कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था जिससे हमें किसी तरह की चिंता थी और परिवार भी सुरक्षित रहा। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया, पर कुछ समय के बाद देखने को मिला कि कुछ लोग इस चीज का पालन नहीं कर रहे। तो एक जिसे कहते हैं कि सरकारी क्वारंटीन के लिए कुछ व्यवस्था की गई और अब जो कोई भी ओवरसीज से आ रहा है उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में सरकार की निगरानी में रखा जा रहा है। और इन बिटवीन जो टेस्टिंग की जो हमारी क्षमता थी उसको काफी बढ़ाना पड़ा। जब शुरू किया गया था तो डबल डिजिट में हमारे पास कैपेसिटी थी टेस्ट करने की, पर जो आज बढ़ाकर तकरीबन अगर एक दिन में हम चाहें तो तकरीबन 12,000 टेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा 3 लाख से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया गया जिसमें डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन थी और उसका नतीजा है कि इसके ऊपर काबू पाने के लिए हमें काफी कामयाबी मिली। बख्शी साहब, जो सवाल मैंने पूछा जिसको मैं फिर से दोहराऊं कि बिजनेस वहां जो मॉल्स हैं या दूसरी जगह हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वो सब अब खुले और क्या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को फिर से न्यूजीलैंड ने इजाजत दे दी है और दी है तो कहां के लोगों को इजाजत दी है, किस तरह की अभी भी वहां की बाउंडेशंस कौन कौन सी, शर्तें कौन कौन सी? 7 हफ्ते के लिए यहाँ पर टोटल लॉकडाउन था। सब मॉल, सब बिजनेसेस सब बंद थे। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज थी उनको इजाजत थी कि वो अपना कार्यकाल ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें ग्रोसरी स्टोर्स, पेट्रोल स्टेशंस और कुछ और जरूरी सामान वाली जो केमिस्ट की फार्मेसीज जो हुई, इन चीजों को खुलने की इजाजत थी। उसके अलावा जो पुलिसकर्मी और इमरजेंसी सर्विसेज और हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ काम करता है उनको इजाजत थी आने जाने की। तो हमारे यहाँ 4 स्टेजेस का जो आइडेंटिफाई की गई थी लॉकडाउन में, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1। लेवल 4 में सब कुछ बंद था। लेवल 3 में कुछ छूट ज्यादा दी गई। लेवल 2 में थोड़ा और खोला गया, पर कुछ दिन पहले लास्ट वीक में इसको लेवल 1 में लाया गया है, जिसमें सब बिजनेसेस जो हैं वो एक आम तरह से खुल सकते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो लेवल 4 और लेवल 3 में 2 मीटर की रखी गई थी कि आपस में आपको 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेवल 2 में जब आए उसमें अगर आपके जो बबल के अंदर जो आपके इमीडिएट रिश्तेदार हैं, किसी को आप बुलाना चाहते हैं तो उस बबल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए छूट दी गई। और वहां पर अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वहां पे निर्देश दिए गए। पार्लियामेंट में भी हम लगातार 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते रहे। जैसा कि ऑपोजिशन में हम 55 एमपीज हैं एक पार्टी के, हमारी पार्टी के, तो उनमें से सिर्फ 28 को अलाउड था कि वो चैम्बर में जाकर डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या क्वेश्चन टाइम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अब इस हफ्ते से जब लेवल 1 हो गया है तो पूरी जो हमें एक नॉर्मल तरीके से पार्लियामेंट जो है हमारी ऑपरेट करेगी। तो ये जो इफेक्ट है इसका ऑब्वियस है कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आया है और काफी सारे इकोनॉमिस्ट हमें कह रहे हैं कि तकरीबन 10 से लेके 14% तक अनएम्प्लॉयमेंट जो जा सकती है। जो कोविड से पहले 4% से भी कम अनएम्प्लॉयमेंट थी
उसको उम्मीद किया जा रहा है कि 10 से 14% तक वो बढ़ सकती है। ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट है। रेंट के ऊपर लोगों को काफी कठिनाई आ रही है कि किस प्रकार से वो पे करें। हालांकि वेज सब्सिडी दी गई है, पर फिर भी लोगों के ऊपर काफी बहुत बड़ा प्रेशर बनता जा रहा है। एक सवाल ये तो आपने अच्छा कहा, अब यहाँ भी लोगों को कम से कम संसद खोलने का ये तरीका निकाला जा सकता है कि संसद सत्र शुरू करें भारत में भी, और वो जिसको आपने लेवल 2 कहा उस तरह से कर सकते हैं कि तय संख्या है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि वहां न्यूजीलैंड में सरकार ने लोगों को कितना बड़ा राहत पैकेज दिया है अगर वहां की अर्थव्यवस्था के लिहाज से है, और वो जो पैकेज है उसका तरीका क्या है, किस तरह से राहत? पैकेज का जो अभी सरकार के द्वारा लोगों तक राहत पहुंचाई गई है, उसमें तकरीबन $585 पर पर्सन उनको, जो उनकी वेज थी, अगर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर जो है 30% से कम हुआ है, उनको, जो उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको $585 प्रति वीक के तो दर से उनको पेमेंट की गई है, और ये जो है 12 हफ्तों के लिए पेमेंट की गई थी। अब जो सेकंड पैकेज दिया गया है उसमें और 6 हफ्तों की पेमेंट दी जाएगी, पर उन बिजनेसेस को जिनका टर्नओवर 40% से इफेक्टेड है। पर डायरेक्टली किसी भी बिजनेस को कोई सब्सिडी नहीं दी गई, तो सरकार के द्वारा एक लोन जो है $10,000 का प्रति बिजनेस उसके लिए एग्री किया गया है कि पहले साल में अगर वो वापस कर देते हैं तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर वो नहीं वापस कर पाते हैं तो उनको एक नॉमिनल इंटरेस्ट जो है वो भरना पड़ेगा। बख्शी साहब, एक आखिरी सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप तो खुद अभी दिल्ली से गए हैं, वो उड़ के आपने बताया, आप तो भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, और दिल्ली और मुंबई हमारे लिए दो सबसे बड़े शहर हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल में। भारत में कई बार लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड जैसे देश से भी उदाहरण लिया जा सकता है, कई बार ऐसी चर्चा भी होती है, लेकिन जब मैं आंकड़े देखता हूँ तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड 50 लाख की आबादी वाला देश, भारत 133 करोड़ की आबादी वाला देश, यानी एक दिल्ली में 4 न्यूजीलैंड हो जाएंगे या एक मुंबई में 4 न्यूजीलैंड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती हैं वो तो कहीं भी अपनाई जा सकती हैं। तो आप क्या कहेंगे, कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर, और वो आप सरकार को भी सुझाव देंगे और हम लोगों को भी बताना चाहेंगे कि ये ही किया जाए तो हम लोग अभी भी जहां से, जिसको कहते हैं कि फिर से रिवर्सल हो सकता है, वो ठीक स्थिति हो सकती है? हर्षवर्धन जी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पैंडेमिक के बारे में, पर मैं यहाँ के एक्सपीरियंस से ये जरूर कहना चाहूँगा कि पहली बात कि आप अपने बबल में सुरक्षित रहें, किसी को बाहर से अपने दायरे में ना आने दें जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि ये व्यक्ति जो है किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं लेके आ रहा। और दूसरी बात, पैनिक ना करें, मेरा ये आग्रह है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जो इस मुश्किल से गुजर रहा है उसका सोचने का नजरिया एक डिफरेंट तरीके से होगा। मैं क्योंकि एक स्वस्थ माहौल में रह रहा हूं, मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना, पर फिर भी मेरा ये सुझाव है कि पैनिक ना करें, अस्पतालों में ना भागें, क्योंकि हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टर्स ने कहा कि सबसे पहले आप अपने जीपी को कांटेक्ट करें, जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसको कांटेक्ट करें, उनको कांटेक्ट करके अपने सिम्टम्स बताएं। अगर उनको लगेगा कि आपको जरूरत है टेस्ट करवाने की या हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो वो हिदायत देंगे हॉस्पिटल को आपको एडमिशन करने की। पर अगर एक कॉमन फ्लू है या खांसी है, जुकाम है, जो एक कॉमन आदमी को होने के बहुत चांसेस है, तो आप उस चीज को एक बार सुरक्षित करें, अपने आप को सबसे पहले अपने घर में आइसोलेट करें, किसी को अपने पास ना आने दें। जो एक नॉर्मल दवाई है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको लेने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि जो सिम्टम्स हैं वो दूर नहीं हो रहे, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है, उस केस में फिर हॉस्पिटल को अप्रोच करें, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर कम बनेगा और उनको भी मौका मिलेगा कि जिन लोगों को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है उनके ऊपर वो तवज्जो दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत सिंह बख्शी साहब, आप जितनी
कहें कि बहुत साफ तरीके से। और मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगी जिसको मैं चाहूंगा कि भारत में उस शब्द को लोग अपने तरीके से कहें, हम उसको बबल की बजाय परिवार कहें, फैमिली कहें। लेकिन आप जिनके साथ जिनको जानते हैं, जहां बाहर से कुछ नहीं आ सकता, वो वायरस आपको नहीं, जिसको कहते हैं कि आपका जो चक्रव्यूह है उसको नहीं भेज सकता है, वहां आप रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और एक और बात आपने अच्छी कही कि किसी भी हाल में आप ये मत करें कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट मत करें, हॉस्पिटल्स की तरफ मत भागें। निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड ने जो सफलता हासिल की है वो छोटा देश है, लेकिन कोई भी देश अगर ये प्रैक्टिसेस करता है तो उसको बहुत सलीके से कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत भी और न्यूजीलैंड भी और पूरी दुनिया जल्दी से जल्दी इस वायरस से उभर कर बाहर निकलेगी और फिर से पुराने दिन होंगे तो आप फिर दिल्ली लौट के आएंगे तो हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी लोग ये जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनको मैं एक जरूरी बात बता दूं, और इसके लिए मैं खास तौर पर धन्यवाद करूंगा बख्शी साहब का, कि हम लोग अभी भारत में, मैं यहाँ शाम के वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन न्यूजीलैंड में इस वक्त रात के 11:40 हो रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं सही समय बता पा रहा हूँ, 12 बजने जा रहे हैं। तो दिन भर के कार्यक्रमों से, शाम के कार्यक्रमों से फुर्सत मिली, और क्योंकि आपने कहा था तो आप आज ही आपने रिकॉर्डिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और उम्मीद हम करते हैं जल्दी ही सब कुछ अच्छा होगा तो हम लोग फिर से मिलेंगे तो आमने सामने बैठकर बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार हर्षवर्धन जी, और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। और मैं भी चाहूंगा कि भारत एक बार फिर से जो एक तंदुरुस्त भारत है उसको देखने का हमें मौका मिले। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।